हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने डिस्कशन के लिए मैथमेटिक्स से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है वो सेलेक्ट किया है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आज हम सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में हम कहाँ पर करने की हमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि ये आपको फर्दर आगे कहां पर काम में आने वाला है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कोर टॉपिक पर जाऊं इससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन इसी चीज के ऊपर करने वाली हूं आज कि हम इसको डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में किस तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। मान लिया कि आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, ठीक है, और आपको एक एरिया का, ठीक है, क्लोथिंग स्टोर के लिए सर्वे करना है ना। क्लोथिंग स्टोर के लिए सर्वे करना है कि उस एरिया के लोगों की जो हाइट है वो नॉर्मली कितनी रहती है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो अभी मैं क्योंकि ये एग्जांपल लिया तो इसी के ऊपर फोकस करूंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ये पता लगा पाए कि हमें अपने स्टोर में कितनी लेंथ तक के और कितनी हाइट तक के मतलब कपड़ों को हम रखें जिससे हमारी सेल अच्छी रहे, है ना। तो ये चीज हमें तभी पता चल पाएगी जब हमें उस एरिया का पता होगा कि वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी हाइट लगभग कितनी रहती है। तो एक डेटा हमने मान लिया है कि आपने सर्वे किया और आपने डेटा ऑब्टेन किया कि कोई रॉबिन है जिसकी हाइट 6.2 है, देन थॉमसन है जिसकी हाइट 5.7 है, ठीक है, और ये फीट्स में है। नैना है, इसकी हाइट 4.6 है, मीनल है, इसकी हाइट 5.4 है, एंड सो ऑन। ये लगभग कुछ डेटा ऐसे हमने मान लिया, उठा लिए। तो जब आप इसका एक हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे, है ना, ये हिस्टोग्राम नॉर्मल हिस्टोग्राम प्लॉट किया है जो सब बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 to 5 फीट्स वाले हमारे लगभग एक कैंडिडेट है। 4 to 5 फीट्स वाला ये एक कैंडिडेट है, तो हमने ऐसे मार्क कर लिया। सिमिलरली जो 4.5 to 5 फीट की जोन में आने वाले लोग हैं वो ऐसे दो लोग हैं आउट ऑफ दिस डेटा, हमने एनालिसिस करके ये हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया है। ठीक है, तो जब प्लॉट किया तो ये कुछ ऐसा निकल करके आया। जब हम इसको एक लाइन के थ्रू क्रॉस करेंगे मान लिया, तो यहाँ पे आपको एक देखने के लिए जो मिलेगा वो एक बेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है ना, नॉर्मल सिचुएशंस में। ठीक है, ये बेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही बन के आती है अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं है। तो स्क्यूनेस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। जनरल सिचुएशंस में ये ऐसी स्ट्रक्चर बन के आती है और इसी बेल कर्व का एक नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को बोलते हैं हम SNV, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन कर्व। ठीक है, जिस तरह से हमने ये डेटा उठाया है ऐसे ही कुछ और जनरल केसेस भी हो सकते हैं। मैं आपको वर्बली ऐसे ही बता देती हूँ जिससे आप थोड़ा सा शायद कनेक्ट होने में आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लास में नॉर्मल सिचुएशन में बच्चों का टेस्ट हो रहा है ना। तो टेस्ट पेपर एक ठीक एवरेज काइंड ऑफ पेपर है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी है, जैसा होना चाहिए वैसे ही है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स एवरेज साइड होंगे, है ना, मिड साइड होंगे। जैसे यहाँ पे भी जो हमारा जो एवरेज हाइट है जनरली 5.4, 5.5 टू 5 के बीच में सबसे ज्यादा लोग हैं, मतलब ये एवरेज काइंड ऑफ डेटा है ना। उसी तरह से जब एग्जाम में टेस्ट होता है तो ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स एवरेज होते हैं, है ना, बीच में 30, मान लिया आउट ऑफ 100 अगर टेस्ट हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिनके मार्क्स 50, 60, 70 के बीच में ऐसे होंगे। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स, ठीक है, बहुत लोअर साइड होंगे कि मान लिया बिल्कुल ही 10 आ रहा है या 0 आ रहा है। और बहुत कम बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स हाई, बहुत टॉप जा रहे हैं, जैसे किसी ने 100 आउट ऑफ 100 गेन कर लिया या 89 या 99 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ज्यादातर सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं कि जहां पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन कर्व बनता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कुछ और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बेल कर्व ना बने, लेकिन आज हम
आज की क्लास में हम उस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर अभी मैं नहीं जा रही हूँ। हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन कर्व को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल इसी का लिया है, इसीलिए आपको मैं इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर ये हम ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हमने प्लॉट कर लिया, इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जनरली यूज डेटा साइंस में बहुत ज्यादा तब होता है जब जो भी डेटा एनालिस्ट होते हैं वो अपने डेटा को इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा टाइम डेटा क्लीनिंग में लगाते हैं। ठीक है, डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है कि अगर उनका डेटा किसी एक वैल्यू की वजह से बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक रिजल्ट दे रहा हो, ठीक है, आउट ऑफ द ट्रैक रिजल्ट दे रहा हो, जिनको हम एरर्स के नाम से भी जानते हैं, एरर्स भी बोल सकते हैं उसको, किसी भी वजह से आ सकती है, उनको हटाने में लगाते हैं। तो वहां पे पाइथन की हेल्प से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके जो हमारे डेटा एनालिस्ट होते हैं उन एरर्स को, जिनको हम एक नाम बोलते हैं आउटलायर्स, उन आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद अपने मॉडल के ऊपर या अपने जिस भी डेटा के ऊपर वो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, तो किसी एक डेटा की वजह से उनका पूरा मॉडल खराब हो सकता है। जैसा वो चाह रहे हैं मॉडल उस तरह से फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको इसी में एक एग्जांपल से बता देती हूँ, आई होप कि आप कनेक्ट कर पाएंगे। मान लिया ये तो मैंने एक एवरेज काइंड ऑफ डेटा लिया, मान लिया यहाँ पे एक कोई पर्सन रॉबिन भी है, मान लिया रॉबिन इसमें है था ना, रॉब है मान लिया। ठीक है, रॉब की जो हाइट है वो 9 है, 9 फीट। ठीक है, अभी आपको सुनने में ये ऐसा लग रहा होगा 9 फीट का कोई बंदा होता है। ठीक है, हाँ, तो हमारे दिमाग में भी यही आएगा कि 9 फीट का तो कोई इंसान नहीं होता है, जनरली नहीं होता है ना। लेकिन यू कैन नेवर से कि ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, ये दो सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आ सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि डेटा जहां से भी लिया गया है, उठाया गया है या बनाया गया है, कुछ एरर हो गई हो किसी कारण से। ठीक है, नोट करने में, सुनने में, पूछने में, है ना, कुछ एरर हो गई हो, ये इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर ये इस वजह से भी हो सकता है कि एक्सेप्शनल केस हो, क्योंकि वंस इन अ वाइल पूरी दुनिया में या कहीं पर उस एरिया में ऐसा संभव है कि कोई बंदा हो जो 9 फीट का हो। ऐसा हालांकि बहुत रेयरस्ट ऑफ रेयर केस है, पर ऐसा पॉसिबल है। तो ये दोनों ही केस में, अगर ये एरर की वजह से है तो भी, और अगर ये एक्चुअल में है तो भी, ये आपके इस पूरे डेटा को एक तरह से जब हम इसको प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, तो ये उसको वेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे हिस्टोग्राम में प्लॉट करने लगूं, 9 सोचिए यहाँ पे 6.5 है, 9 कहीं यहाँ पर जाकर के, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर देती हूँ, कुछ इस तरह से अलग से प्लॉट हो जाएगा। जब आप प्लॉटिंग में जाएंगे, इसको आप ऐसे प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बिल्कुल अलग जाकर के प्लॉट हो जाएगा। और ये कहीं से कहीं तक भी ना तो ये स्क्यू डेटा का पार्ट है, मतलब स्क्यूनेस का, स्क्यू का है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। अब इसकी वजह से हमारा पूरा, ना तो इसका एवरेज सही आएगा, ना कोई रिजल्टेंट वैल्यू सही आएगी, तो इसको कहते हैं आउटलायर। मतलब यहाँ पे जैसे ये बिल्कुल ही ऐसा है डेटा कि जो उस डेटा को पूरा खराब कर रहा है, बिल्कुल ही कोई दूर हटके अलग कोई बिछड़ा हुआ पार्ट जैसे एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे। इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा पूरा डेटा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को, इस तरह के एरर को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, इसी को हम आउटलायर बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके, इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करके, पाइथन में डाल करके, अपने जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करके, अब क्योंकि वो पाइथन का पार्ट में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, तो प्रोसेस लगा करके उन आउटलायर्स को रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के बाद जब वो डेटा सेट को प्लॉट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं, तो उनकी एक एग्जैक्ट पिक्चर निकल करके आती है, जो कि उनके मॉडल को फ्रेम करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज या अपने स्टैटिस्टिक्स का यूज, ठीक है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ ये पार्ट कवर किया कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इसको सीखने की। ठीक है, तो इस पे डिस्कशन हुआ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मैं डिस्कस करूंगी वो प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू
क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, साथ ही पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियोज में देखना चाहते हैं, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।